तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 1 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज हमारे पास में क्वेश्चन भेजे हैं। जैसे शिवराव जी ने सबसे पहले क्वेश्चन भेजे हैं, 70 नंबर इनके आए हैं और इन्होंने जो है त्रिभुज वाले प्रश्न कैसे पूछे गए उनके चित्र भी बनाकर भेजे हैं, तो वो भी हम आपको जो है दिखाने वाले हैं। उसके बाद लोकेश जी ने 72 नंबर, लोकेश जी ने भी काफ़ी सारे क्वेश्चन भेजे हैं। अमन गुप्ता जी के 78 नंबर है और उन्होंने काफ़ी सारे पीडीएफ बना करके हमारे पास भेजी थी। और रजत पाटीदार जी, इन सब लोगों ने हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं जी के जी साइंस में पहला प्रश्न कौन सा है। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। लास्ट में हम आपको आज के टॉप 5 स्कोर और इस शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो हम एनालिसिस करा रहे हैं उससे कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। देखिए, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा वाले प्रश्न हमने आपको बताया था, जब आगरा का ताजमहल पूछा गया था तभी हमने आपको बुलंद दरवाजे के बारे में भी बता दिया था कि अकबर ने इसको बनवाया था। देखिए, ये प्रश्न आज आपसे पूछा गया है। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से कुछ दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दार्शनिक स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1571 एडी में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या फिर ऊंचा। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण इसमें देखने को मिलता है। इसकी भव्यता के कारण इसे भव्यता का द्वार भी कहा जाता है। इसका अगला नाम, दूसरा नाम है गढ़ द्वार। गढ़ द्वार भी इसी को कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था 1571 एडी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। भाई, अपने मुख्यालय वाली वीडियो से दो प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए हैं। पहला है IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, जिसमें 190 देश, कितने टोटल 190 कंट्री इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और 27 सितंबर 1945 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, DPIIT में पी का क्या अर्थ है, तो देखिए DPIIT का जो हमने फुल फॉर्म खोजा है उसमें पी का अर्थ निकाल रहा है प्रमोशन। देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये DPIIT का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार की ये सेवाएं हैं। ठीक है, तो इसमें पी का अर्थ प्रमोशन हो जाएगा। अगर उसमें मान लीजिए अगर उसमें जो है आपका व्यापार से संबंधित दिया गया होगा तो प्रोडक्ट भी आपका आंसर हो सकता है। अगर इसमें प्रमोशन दिया होगा तो प्रमोशन को आप पहले लगाएंगे, अगर प्रमोशन नहीं है तो प्रोडक्ट भी आप आंसर में लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज का मूल रंग क्या है, मूलतः जो नेपाल है उसका रंग क्या है, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका मूल रंग गहरा लाल है। ठीक है, तो गहरा लाल नेपाल का राष्ट्रीय रंग है और यह नेपालियों की वीरता को प्रदर्शित करता है। दो त्रिकोण हिमालय पर्वत को प्रदर्शित करते हैं, इस पर खगोलीय पिंड जो दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो यह एक मतलब त्रिभुजाकार आकार का बना हुआ है, गहरे लाल रंग का है, जो कि हिमालय पर्वत को भी प्रदर्शित करता है। यह आपका नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आज आपसे पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। कृषि रसायन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो कृषि रसायन उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भारत विश्व में कृषि रसायनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा 50% से अधिक टेक्निकल ग्रेड कीटनाशकों का जो है विनिर्माण भारत के द्वारा किया जाता है। अभी आपको पता होगा भारत ने भारत नाम से जो है एक यूरिया जो फर्टिलाइजर होता है वो लिक्विड फॉर्म में यूरिया फर्टिलाइजर का निर्माण किया है। जहां आपकी 10 बोरी खपत होती थी यूरिया की, वहां पर अब आप मात्र एक बॉटल जो छोटी सी आएगी यूरिया के उस लिक्विड बॉटल से उतना उत्पादन कर सकते हैं जितना आप 10 बोरी यूरिया खाद से निर्माण करते थे। इस नए रसायन का नाम क्या है, तो भारत नाम से इसको लॉन्च किया है। करंट अफेयर का प्रश्न आगे बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, दो प्रश्न ये आए थे, दोनों का आंसर वॉशिंगटन डीसी था। तो विश्व जो बैंक है आपका, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, सब बताने वाले हैं। विश्व बैंक का पूरा नाम है पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ये वर्ल्ड बैंक का पूरा निर्माण है। ठीक है, पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इसको हम इंग्लिश में कहें तो IBRD, इसे IBRD भी कहते हैं। ठीक है, IBRD, जिसे विश्व बैंक के नाम से
जाना जाता है, जिसे 1944 में आईएमएफ के साथ में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया था। आईएमएफ को भी इसी सम्मेलन में बनाया गया था और वर्ल्ड बैंक को भी इसी सम्मेलन में बनाया गया था। दोनों का निर्माण 1944 में किया गया था। मुख्यालय दोनों का वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नए कौन कौन से देश हैं? तो नौरू तथा दक्षिणी सूडान जो है वो वर्ल्ड बैंक के नए देश हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, फिल्म अनुकूल राज्य 2022 के लिए किसे चुना गया है? यानी कि सबसे अच्छी फिल्म जहां पर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कौन सा राज्य 2022 के 68वें फिल्म पुरस्कार में चुना गया है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो देखिए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा मध्य प्रदेश ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, यानी कि जहां पर आप आसानी से फिल्म बना सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कोई आपको परमिशन वगैरह नहीं लेना है ज़्यादा, तो वो कहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की ज्यूरी ने आज वर्ष 2022 के विजेताओं की घोषणा की है, जिसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा आपके मध्य प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुरस्कार वाली वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें हमने 68वें पुरस्कार को कवर किया है, फिल्म फेयर को पुरस्कार को कवर किया है। तो आपको पुरस्कार वाली वीडियो देख करके जाना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली वीडियो देख कर जाना है। आज सुबह जनगणना की वीडियो डाली है और अभी आपको दिखाते हैं आज सुबह जो हमने वीडियो डाली है वहाँ से सेम टू सेम एक भी अर्थ भी चेंज नहीं है, मतलब शब्द भी चेंज नहीं है, सेम टू सेम प्रश्न इस शिफ्ट में देखने को मिला है। जो हमने कहा था कि ये शिफ्ट में प्रश्न आएगा, ठीक है, वही प्रश्न पूछा गया। देखिए अगला है, मैग्सेसे अवार्ड किस ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है? तो रॉकफेलर ब्रदर्स के द्वारा जो है ये जो है आपका मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। देखिए मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई थी। फिलीपींस सरकार के सामंजस्य के साथ न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर्स ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों ने पुरस्कार की स्थापना की है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर ट्रस्ट की बात पूछी गई है तो आपको रॉकफेलर ब्रदर्स लगाना है, अगर फाउंडेशन की बात की गई तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन जो है इसको जो है वितरित करता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़िए, देखिए जनगणना वाला सुबह ही हमने आपको कराया था कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है। तो सुबह हमने बताया था जो जनगणना है वह संघ सूची का विषय है। ठीक है, दोनों बता देते, इसमें कुछ कंफ्यूजन रहता है। देखिए भारत की जनगणना का विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की धारा 246 जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 246 है, इसके अनुसार जनगणना जो है वो कार्य संघ सरकार के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाता है और ये जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय। अगर ये प्रश्न आया है तो संघ सूची है। अगर आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार स्वास्थ्य ये किस सूची का विषय है, तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार स्वास्थ्य ये आपका राज्य सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे करना है, परिवार के स्वास्थ्य को कैसे ध्यान देना है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या उपलब्ध करानी है, ये आपकी राज्य सरकार की होती हैं और जनगणना बेसिकली जो है वो संघ सरकार का विषय है। दोनों में से जो भी पूछा गया था आपके दोनों प्रश्नों का आंसर हमने बता दिया है। 2011 में कौन सा राज्य दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? आज जनगणना से दूसरा प्रश्न, और ये भी हमने आज सुबह ही आपको कराया है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। आज सुबह वाली वीडियो से ये दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम टू सेम छपे हैं। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और हमने ये भी बताया था आपको कि महाराष्ट्र का ठाणे जिला जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या आबादी वाला जिला है। ये प्रश्न ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है कि भारत का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र का ठाणे जिला है। ये भी आपको याद रखना है। या जनगणना वाली वीडियो जरूर देखकर जाना, यहाँ से दो तीन प्रश्न अगली शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। आज सुबह ही हमने अपलोड किया है। आज अगला देखिए, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? हम एग्जाम एनालिसिस में 3 से 4 बार इस प्रश्न को करा चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यह प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हुआ है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। देखिए जब आपका शनि वाला प्रश्न आया था ना कि 7 छल्ले किसके बगल में पाए जाते हैं, तो हमने शनि बताया था। उस टाइम पर हमने इस प्रश्न के बारे में चर्चा की थी। आज आपसे पूछा है तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ये आपको आज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का आपका क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगला है, सती माता का हार मध्य प्रदेश में कहां पर गिरा था? तो ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। सही आंसर है मैहर में। मैहर में सती माता का हार गिरा था। देखिए तो मैहर का माता शारदा का मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ माता सती के गले का हार गिरा था, इस कारण इस स्थान का नाम मैहर यानी कि माई का हार रखा गया है। ठीक है, तो मैहर में माता सती के गले का हार गिरा था। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? काफी सारे प्रश्न आज हमारे पास में, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी रहेगी। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इनमें से जो भी आपको आंसर में दिया गया हो, या तो बाल गंगाधर तिलक दिया गया होगा या फिर एनी बेसेंट दिया गया
गया होगा, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए, तो होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय नीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल नाम से इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और विदेशियों में बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने यहाँ पर भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोनों लोगों ने मिलकर के इसको चलाया था। आगे बढ़ते हैं भाई। 10वीं शताब्दी का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? अब यहाँ पर पचमढ़ी की गुफाएं भी हो सकती हैं, बाघ की गुफाएं भी हो सकती हैं। बाघ की गुफा अगर आपको ऑप्शन दी है तो बाघ की गुफा ही आपका आंसर होगा। अगर बाघ की गुफा नहीं दी है, पचमढ़ी की गुफा दी गई तो पचमढ़ी होगा। देखिए, आधुनिक समय में इन गुफाओं को पहली बार 1818 में खोजा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि 10वीं सदी में मध्य भारत में बौद्ध धर्म के विलुप्त होने से इन गुफाओं का मानवीय याददाश्त को मिटा दिया गया, यानी कि 10वीं सदी में इनका निर्माण कराया गया था। ये कहाँ पर है? तो धार जिले में नर्मदा नदी के किनारे बाघ की गुफाएं स्थित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एमपी से 2-3 प्रश्न आपके पूछे गए भौगोलिक, ठीक है। अगला है, बुर्रा कथा किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है बुर्रा कथा, ठीक है। देखिए, तो बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश की लोक कथा गीतों का एक अत्यधिक नाटकीय स्वरूप है। बुर्रा कथा या फिर बुर्रा कथा मौखिक कहानी कहने के लिए एक तेलुगु कला है। बुर्रा शब्द तंबूरा को संदर्भित करता है। बुर्रा का अर्थ होता है तंबूरा, ठीक है। और कथा का अर्थ है कहानी, यानी कि तंबूरे के कहानी को यह संदर्भित करती है बुर्रा कथा, जो आपकी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? पहले भी इस नारे के बारे में कल ही बताया था, शायद हमने। गांधी जी का कल क्वेश्चन आया था कि इन्होंने कब अपनी उपाधि लौटा दी थी, तब हमने आपको बताया था कि करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1942 में, ठीक है। तो देखिए, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह बैठक भारत छोड़ो आंदोलन का एक हिस्सा थी, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। और ये प्रश्न कल ही हमने आपको एग्जाम एनालिसिस में करवाया था। आज देखिए, आपसे सीधे ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई एग्जाम एनालिसिस देखने का क्या फायदा है। अगर आप सक्सेस जंक्शन का एग्जाम एनालिसिस देखते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। चलिए, चौरागढ़ पर ब्रिटिश ने कब आधिपत्य स्थापित किया था? तो अक्टूबर 1858 में चौरागढ़ पर ब्रिटिश सरकार ने आधिपत्य स्थापित किया था। देखिए, अंग्रेजी कंपनी की सेना ने अक्टूबर 1858 में बीजागढ़ के किले को घेर लिया और इन्हें बंदी बना लिया। इसके पश्चात उनके जीवन से संबंधित किसी भी घटना को लेकर प्राय, यानी कि अक्टूबर 1858 में जो चौरागढ़ या बीजागढ़ का किला है, इस पर जो है आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था, ठीक है। चलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। देखिए, चौरागढ़ वाला जो प्रश्न है, इसको हम अपने टेलीग्राम में आपको एक बार फिर से बता देंगे। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और नहीं तो आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर जो है इसका आंसर मिल जाएगा। कुछ देर बाद हम कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर देंगे, ठीक है ना। इसको एक बार आप कमेंट बॉक्स में जाकर के देख लेना। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आज आपसे पॉलिटी के प्रश्न भी पूछे गए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आगे पॉलिटी से आपको प्रश्न देखने को ज़्यादा मिलेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा इनका जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन में सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो दिया गया था, तो सीबीआई ही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन किया गया था। यह भारत की महत्वपूर्ण केंद्रीय जांच एजेंसियों में से एक है, ठीक है। और सीबीआई आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। अगला है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर जो है किस नदी घाटी का क्षेत्र है? तो सिंधु नदी घाटी का क्षेत्र है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखिए, सिंधु नदी प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर और भारत में 321 और 289 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में ये यात्रा करती है, ठीक है। देखिए, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर भारत में है, ठीक है। इंडस को सिंधु घाटी के रूप में जाना जाता है। बस इतनी जानकारी हमने आपको दे दी, यही आपके लिए महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सबको पता है सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सबको केरोसिन में रखा जाता है। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर केरोसिन में नहीं रखेंगे तो ये क्या होगा, ये जो है आपका मतलब कि आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगला एक प्रश्न आता है, सोल मोडेरा किस संघ में रखा गया है? तो ये एग्जैक्ट प्रश्न नहीं मिल पाएगी, यही पूछा था कि कुछ और पूछा था। अगर आपका एग्जाम है तो आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो सोडियम को केरोसिन धातु में क्यों रखते हैं? सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखते हैं? सोडियम
सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। सोडियम पोटेशियम जैसे धातु अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, अगर वे खुले में रखे जाते हैं तो वे आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन धातुओं को उनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। एग्जैक्ट सीधा सीधा यही प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है। और सोडियम एक ऐसी धातु है जो सबसे मुलायम है, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। यह प्रश्न भी आपसे आगे पूछा जाएगा। मसालों का देश किसे कहा जाता है? तो भारत को ही मसालों का देश कहा जाता है। सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादन भारत में ही होता है, ठीक है। तो भारत में भी कहां पर? तो केरल में। भारत में मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में भारत को कहा जाता है, उसके बाद में भारत में केरल को कहा जाता है। भारत का सबसे ज्यादा मसालों का उत्पादक राज्य है, इस कारण मसालों का बगीचा भी केरल को कहते हैं। आगे यह प्रश्न आपका पूछा जाएगा। यह भरपूर मात्रा में मसालों का उत्पादन किया जाता है। मसालों के मामले में केरल का प्राचीन इतिहास रहा है। सैकड़ों सालों से यहाँ पर मसालों का उत्पादन किया जाता रहा है, ठीक है। यह आपका मसालों वाला प्रश्न हो गया। एक प्रश्न और पूछा गया था, बहुत सारे प्रश्न आज मिले हैं तो वीडियो लंबी होगी भाई, ठीक है ना। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं, चना, मटर, ये रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, तो गेहूं, चना, मटर और जौ, ये सारी की सारी रबी के फसल के अंतर्गत आती हैं। इनको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च में इनको काट लिया जाता है। अगला देखिए, कल आपसे कहा था कि ये जो एपीकल्चर है, सेलेरी कल्चर है, ओलेरी कल्चर है, इन सबको पढ़ करके आना। तो मधुमक्खी पालन पूछा गया है आज आपका, पहले भी हम इसके बारे में बता चुके हैं अपने जो है डिटेल एनालिसिस में आपको बताते रहते हैं कि एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन कहा जाता है। देखिए एपीकल्चर, जिसे मधुमक्खी पालन के रूप में भी जाना जाता है, शहद और मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की देखभाल और प्रबंधन की एक प्रथा है, ठीक है। इसे हम एपीकल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर क्या है? तो ओलेरी कल्चर सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। पोमोलॉजी क्या है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अगला मैथ की बात कर लेते हैं भाई। मैथ में क्या पूछा था? तो आज प्रायिकता का एक प्रश्न पूछा था। दो पासों को उछाला जाता है, दोनों पासों के फ्रंट पर 10 का योग आने की प्रायिकता आपको बतानी थी। आंसर अगर आपका आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आगे बढ़िए। एक थैली में लाल, पीली, नीली और हरी गेंदें हैं। एक गेंद निकाली जाती है, लाल व नीली ना होने की प्रायिकता बतानी थी। एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि कितनी कितनी गेंदें दी गई थी, इतना सबको याद भी नहीं रहता है, पर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आज आपका पूछा गया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। स्पीड एंड डिस्टेंस से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ज्योमेट्री से आपके 2 प्रश्न पूछे हैं। बॉडमास के 4 प्रश्न, एलजेब्रा का 1 प्रश्न, घातांक और करनी से 2 प्रश्न, एलसीएम एचसीएफ से आपके 3 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं। उसके बाद परसेंटेज के 4 प्रश्न। आज फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई प्रश्न नहीं आया है। सीआई से एसआई से आपके 3 प्रश्न पूछे हैं, जिनमें 2 में आपका प्रिंसिपल निकालने को बोला गया था और 1 में आपका दर पूछी गई थी, ठीक है। टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न आए हैं, इन प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ सकती है। प्रॉफिट लॉस के 3 प्रश्न हैं, सिंप्लीफिकेशन के 2 हैं, मिक्सचर एलिगेशन के 3 हैं। एक प्रश्न आज आपका एज से पूछा था, एक प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का पूछा था, साइन और कॉस का जो मतलब कि जो नॉर्मल सूत्र होते हैं साइन कॉस के, उसके आधार पर पूछा गया था। मेंसुरेशन के 2 प्रश्न हैं, एवरेज का 1 है और रेशियो से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं भाई। तो रीजनिंग में 2 प्रश्न पूछे थे, एक आपसे एंगल निकालने को बोला गया था और एक आपका मिरर इमेज पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद एम्बेडेड फिगर जो निहित आकृति होती है, 2 से 3 प्रश्न निहित आकृति के। नेक्स्ट इमेज से 2 प्रश्न, एनालॉजी के 3, कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न इनइक्वालिटी का पूछा है, शब्दों का क्रम संयोजन। 2 प्रश्न आपका शब्दों के क्रम संयोजन से है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो चिन्ह परिवर्तन वाले होते हैं, वहां से भी आज आपके 2 प्रश्न पूछे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का भी बता रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई प्रश्न नहीं है। आज ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा गया है। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न आज पूछे गए हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन के प्रश्न आगे और पूछे जाएंगे। आइदर और नाइदर नॉर से कोई प्रश्न नहीं है। वाटर और मिरर में से 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है। 2 प्रश्न रैंकिंग के। त्रिभुज गिनने के लिए 3 प्रश्न आए थे, अभी बनाकर बताते हैं। नंबर सीरीज के 2 प्रश्न, अल्फाबेट सीरीज के 3 प्रश्न, 3 प्रश्न आपके वेन डायग्राम के और कथन निष्कर्ष के ज्यादा प्रश्न, लगभग 3-4 प्रश्न कथन और निष्कर्ष के पूछे गए थे। और जो आपके त्रिभुज वाले प्रश्न पूछे गए थे, वो आपका त्रिभुज कुछ इस तरह से बनाया गया था, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे लाइनिंग थी, उसमें ऐसे करके लाइनिंग थी। उसके बाद में आपका एक नीचे और त्रिभुज बनाया गया था, ठीक है। और ये लाइन आपकी यहाँ तक जाकर के ऐसे जोड़ दिया था। उसके बाद में इसको ऐसे जोड़कर इसको ऐसे जोड़ा था और एक लाइन बीच में खिंची हुई थी और ये पूरी नीचे तक जा रही थी। अब इसमें आपकी जो है त्रिभुज काउंटिंग के लिए एक प्रश्न ये पूछा गया था। उसके बाद में एक त्रिभुज ऐसा बनाया गया था, देख लीजिए। एग्जैक्ट प्रश्न बना करके हमारे पास में भेजा है शिवा भाई ने। तो शिवा भाई की मेहनत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे भाई, हम भी बनाने का प्रयास करते हैं। ड्राइंग थोड़ी अपनी ख़राब है, पर आप लोग जो है एडजस्ट कर लेना। ये आपका इस तरह से एक और त्रिभुज वाला प्रश्न पूछा गया था, ये 2 प्रश्न हो गए। एक आपका वर्ग काउंटिंग का प्रश्न पूछा गया था, जो कुछ इस तरह से आपका बना हुआ था, देख लीजिए ऐसे करके था,
ठीक है, ये पूरा यहाँ तक गया था। उसके बाद यहाँ से एक लाइन ऐसे निकाली गई थी और इसको ऊपर मिला दिया गया था, यानी ये एक तरह का ये भी आपका आयत बन जा रहा था। ठीक है, तो इसमें आपका आयत या फिर वर्ग काउंटिंग में से कोई ना कोई प्रश्न इसमें से पूछा गया था। ये 3 प्रश्न आपके फिगर काउंटिंग के पूछे गए थे, जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए ओवरऑल की बात कर लेते हैं। तो 25 क्वेश्चन ओवरऑल जीके जीएस से पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या थे, लगभग हमने आपको बता दिया, आइडिया आपको पड़ गया होगा। साइंस के 10 प्रश्न पूछे गए थे, मैथ के आज 32 प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या बढ़ी है, 33 प्रश्न लगभग रीजनिंग के पूछे गए हैं। ओवरऑल बात करें कि आज के टॉप 5 स्कोर क्या रहे हैं, तो टॉप 5 स्कोर देख लीजिए, 80, 78, 77, 76, 72, ये आज के टॉप 5 स्कोर रहे हैं। हमारे चारों भाई जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं उनके नाम और उनके स्कोर आपको ऊपर देखने को मिल गए हैं। कट ऑफ की बात करते हैं तो भाई 72 से लेकर के 74 तक जो भी पहुंच रहा है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। इवन 70 तक वाले भी अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। 70, 69 वाले भी अपना जो है फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार 7.5 गुना लोगों को बुलाया जा रहा है और वैकेंसी भी पिछली बार की तुलना में 1,500 ज़्यादा है। ठीक है, सजेशन की बात करें भाई, अल्फ़ाबेट अच्छे से पढ़ करके जाना, वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से देख जाना, पादप जगत अच्छे से पढ़ जाना, काउंटिंग फिगर और मिरर इमेज इनको देख जाना। जनगणना का वीडियो आज सुबह ही हमने अपलोड किया, उसको देख लेंगे तो एक भी प्रश्न वहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। सारे प्रश्न उसी वीडियो से पूछे गए हैं, इसी शिफ्ट में पूछ लिए गए हैं। हमने जिस पर स्टार मार्क कराया है उन प्रश्नों को जरूर देख लेना, अगली शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको पढ़ करके जाना है। अब बात करते हैं, तो आपका ये टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। दूसरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी मटेरियल सक्सेस जंक्शन लाइव। ठीक है, यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलता है, आबकारी, पटवारी, वनरक्षक तीनों के पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और बहुत सारी किताबें आपको PDF फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएंगी। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी MPSI के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी किताबें यहाँ पर PDF फॉर्म में डली हैं, यहाँ जाकर आप जो है इन लोगों को फ्री में जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। बाकी भाई इतना आपके लिए कर दिया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। इसके बाद MPSI आने वाली, तो MPSI का भी हम एग्जाम एनालिसिस और फ्री में आपकी तैयारी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जो आपकी 12:30 से 2:30 बजे तक है। 3 बजे तक हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, 3:30 से 4 या 4:15 तक आपके पास में एग्जाम एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, अपने प्रश्नों को भाई इस नंबर पर जरूर भेजना जिनका भी आगे एग्जाम है। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।